हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक पर यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने जो ब्लूमन ने क्या क्या कहा वो सारी चीज़ें हमने जान ली थी, लेकिन इस वीडियो में जॉर्ज मीड ने इस सिद्धांत के बारे में क्या थ्योरी दी वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जॉर्ज मीड के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी जॉर्ज मीड ने ये जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में खुलकर यहाँ पर सारा का सारा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को इनकी जीवनी भी पता होनी चाहिए जॉर्ज मीड की कि ये कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है जन्म, यानी इनका जन्म 1863 में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है ना वो 1863 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1931 को हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये दो चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और आप ये भी ध्यान रखोगे कि इनका जो निवास स्थान रहा वो अमेरिका रहा था। अमेरिका ये रहते थे। 1863 में इनका जन्म हुआ और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो निवास स्थान है वो अमेरिका था। क्लियर हो गई बात। क्योंकि इतने बड़े विद्वान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो उनकी जीवनी के बारे में भी अपन को कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक उच्च कोटि के समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र में इनका भी नाम कोई कम नहीं है, यानी ये एक उच्च कोटि के समाजशास्त्री माने जाते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हो। इसके बाद में इनकी जो पुस्तक है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पुस्तक में इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसकी हिंदी करके यहाँ पर लिखा है, ताकि जब आपको ये हिंदी भी याद रहेगी तो आप इसकी इंग्लिश आसानी से बना सकते हो। और यदि आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लोगे तो वो और भी अच्छा है। यानी यदि आप इसको डायरेक्ट याद करते हो तो सुंदर, नहीं याद करते हो इसकी हिंदी याद कर लेते तो वो भी अति सुंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी किस प्रकार अपन बनाएंगे इसकी कि देखो, माइंड का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। सेल्फ का मतलब स्वयं। अब इसको आप ऐसे जचाओगे कि मस्तिष्क स्वयं, तब तो सही नहीं जचेगा। इसीलिए अपन को इसका उल्टा जचाना होगा कि स्वयं का मस्तिष्क, स्वयं का मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया है कि इसकी हिंदी है स्वयं का मस्तिष्क। एंड का मतलब और, ठीक है। और सोसाइटी का मतलब समाज होता है, यानी स्वयं का मस्तिष्क और समाज, ठीक है। इस पुस्तक की हिंदी ये हो जाएगी। और आप इंग्लिश याद रखना, इंग्लिश तो आपको ये लिखनी तो है ही, ठीक है। ये तो मैंने एक प्रकार से आपको समझने के लिए लिख दिया, ठीक है। इसको एक मान लीजिए आपको यही याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में फ्रेंड्स, इस पुस्तक में जॉर्ज मीड ने 4 प्रमुख अवधारणाओं की चर्चा की है। यानी ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की चर्चा करते हुए वो इस सिद्धांत की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं जॉर्ज मीड। और ये 4 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवधारणा है स्व, दूसरी अवधारणा है स्व अंतःक्रिया, तीसरी अवधारणा है स्व का विकास और चौथी अवधारणा है प्रतीकात्मक अभिप्राय।
ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं और एक बार और डिटेल से पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खोलकर भी उन्होंने रखा, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार में स्वयं क्या होता है, स्वयं अंतःक्रिया क्या होती है, स्वयं का विकास क्या होता है, और प्रतीकात्मक अभिप्राय पहले ही समझा चुके हैं ब्लूमर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कि स्वयं आखिरकार में होता क्या है। स्वयं का मतलब है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्वयं का मतलब स्वयं यानी सेल्फ है। सेल्फ का मतलब खुद, खुद को ही इन्होंने स्वयं कहा है। अब आप कभी कभी अनुभव, हरदम अनुभव करते हैं कि अंदर कुछ है, कुछ है अंदर से कुछ ऐसी अपन सोचते हैं, विचारते हैं, तो उस चीज को ही इन्होंने स्वयं कहा है। यानी आप आत्मा भी बोल सकते हो कि आत्मा जो अंदर है उसके बारे में इन्होंने बताया, और उसको ही इन्होंने इस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि उसी के द्वारा ही अपन डिसीजन लेते हैं। सारे के सारे कार्य अपन स्वयं के द्वारा ही तो करते हैं कि आज स्कूल जाना है, मैं खुद डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, तो सब स्वयं के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर इस स्वयं के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि ये जो प्रतीकात्मक जो अंतःक्रियावाद है, ये एक सिद्धांत है, पूरा का पूरा थ्योरी है, और ये पूरी की पूरी थ्योरी है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पूरी की पूरी थ्योरी है, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो किसको माना है? स्वयं को माना है। यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जॉर्ज मीड ने इस पूरे सिद्धांत में केंद्र बिंदु स्वयं को माना है। इसका मतलब अपन ये सोच सकते हैं कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं है जॉर्ज मीड के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दूसरे तर्क के द्वारा ये भी समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपन कैसे मान सकते हैं। देखो, इसमें भी स्वयं का उपयोग हो रहा है, इसमें भी स्वयं का उपयोग हो रहा है, इसमें भी स्वयं का उपयोग हो रहा है। यानी 4 अवधारणा बांटी, जिसमें से 3 अवधारणा तो स्वयं पर आधारित हैं। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र बिंदु माना गया है। अब इस स्वयं का दूसरा नाम क्या रखा है उसने? समझ। कैसे? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। स्वयं का दूसरा नाम क्या बताया? समझ। जैसे स्वयं अंदर जो आत्मा है वो हर चीजों को समझती है ना। जैसे आप जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, तो आप जो लड़का देखोगे या जो लड़के हैं वो लड़की देखेंगे, तो उस चीज़ को आप सोचोगे कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के योग्य है या नहीं है। तो हर चीज़ में अपन सोचते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं। इसी कारण इसको समझ, इसका दूसरा नाम क्या रखा? समझ रखा। तो जॉर्ज मीड ने, आप कैसे लिखोगे इस थ्योरी को? जॉर्ज मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में का केंद्र बिंदु स्वयं को माना है, स्वयं का दूसरा नाम समझ को माना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है? बाहरी चीजों का मूल्यांकन। यानी ये जो स्वयं है वो चीजों को सोचता है, और बाहर जो भी चल रहा है उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करता है, और यदि उसको सही लगता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं सही लगा तो उसको नेगलेक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरी शादी हो रही है, मैंने सगाई कर ली है एक लड़की से, तो मेरा जो ये स्वयं है ना, खुद मैं सोचूंगा कि ये मेरे लाइफ पार्टनर बनने योग्य है या नहीं है। तो मैं बाहर के बारे में तो सोच रहा हूँ, बाहर की चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। अब आखिरकार में मैं मूल्यांकन कर लूँगा कि इतनी पढ़ी हुई है और ये इसके अंदर योग्यता ये है, और वो भी मूल्यांकन करेगी मेरा कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ। अब मूल्यांकन करने के बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट, यदि मुझे सही लगेगा तो मैं उससे सगाई कर लूँगा, यानी उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में जॉर्ज मीड ने स्वयं की विशेषता भी बता दी, स्वयं की विशेषता भी यहाँ पर बताती। जॉर्ज मीड कहते हैं कि स्वयं है ना, जो क्रियाशील भी है और सृजनात्मक भी है। क्रियाशील का मतलब क्रिया करती रहती है, क्रियाशील का मतलब क्रिया करती रहती है, यानी एक्टिव है। कैसे?
स्वयं खुद क्रियाशील है कि नहीं है। जैसे अपन के हाथ, मेरे हाथ को डिसीजन भेज रहा है स्वयं कि तू भाई यहाँ पर लिख, ये देखो मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इसका मतलब स्वयं है ना जो संकेत भेज रहा है, यानी स्वयं क्रियाशील है। ठीक है। इसके बाद में सृजनात्मक, जैसे मैंने स्वयं की क्रिया द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें लिखी, इससे एक प्रकार से पूरी वीडियो का निर्माण हो जाएगा। यानी सृजनात्मक का मतलब है निर्माण है। ठीक है। तो ये दोनों है ना जो एक दूसरे के रिलेटिव भी है, यानी एक दूसरे से संबंधित ही हैं। क्रिया करोगे तो निर्माण होगा किसी चीज़ का। जैसे मैंने क्रिया करके नोट्स बना लिए, लिख कर किसी पेज पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो एक प्रकार से नोट्स बन गए, यानी एक निर्माण हो गया। तो ये इसकी विशेषता बताता है। और उसके बाद में जॉर्ज मीड ने स्वयं के दो प्रकार भी बता दिए। पहला प्रकार बताता है वो मैं। ठीक है, मैं यानी आत्मा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रकार वो बताता है मेरा या मुझे। इन दोनों के बीच में डिफरेंट, यानी इन दोनों के बीच में अंतर खूब है। देखो समझने का प्रयास करना, विशेष बात बता रहा हूँ कि मैं जो है ना, जो जन्म से प्राप्त होती है, ये जो मैं है, ये जो आत्मा है, वो जन्म से प्राप्त होती है, सबको पता है। ठीक है। दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जब ये आत्मा जब मनुष्य को मिलती है उस टाइम दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे शिशु, अभी तक भी आप मेरे हिसाब से नहीं समझे होंगे। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि जो एक नवजात शिशु होता है, जब वो पैदा होता है तो उसमें सिर्फ मैं होता है, यानी आत्मा होती है। लेकिन क्या उसका दुनिया से कोई संबंध होता है? क्या नहीं होता। जब वो बच्चा होता है तो वो जानता है क्या कि ये मेरा माँ है, ये मेरा पापा है, ये हमारी बाइक है, ये हमारी कार है, ये दुनिया ऐसी है। उसे खुद के बारे में ही पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, तो वो दुनिया के बारे में कहाँ जानेगा। तो ये जो मैं है ना, सिर्फ जन्म से ही प्राप्त होता है। यानी एक बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम मैं उसके अंदर होता है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन मेरा या मुझे की भावना जब अपन बड़े हो जाते हैं तब आ जाती है। कैसे? जैसे अपन, इसका संबंध देखो इसके विपरीत है, यानी दुनिया से संबंध होता है। कैसे? जैसे मैं बड़ा हो गया, मैं हर चीज़ों को जानता हूँ। ठीक है। मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, मैं हर चीज़ों को मेरा बनाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा कैमरा है, मेरा क्या है, मार्कर है, मेरा बोर्ड है, सारी चीज़ों को, यानी बाहरी दुनिया से संबंध रख रहा हूँ। ये बोर्ड है, मेरा है बोर्ड, तो ये बाहरी दुनिया ही तो है ना, दुनिया से तो मिला है मेरे को। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा है मीड कि ये जो मेरा या मुझ की भावना आ जाती है स्वयं में, यानी आत्मा में। ये जो स्वयं है खुद में मेरा या मुझे की भावना आ जाती है, यानी दुनिया से वो संबंध साधने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बालक जब नवजात शिशु होता है वो दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ आत्मा होती है, सिर्फ। ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, दूसरा इसका प्रकार है स्व अंतःक्रिया, यानी स्व का मतलब आत्मा खुद, अंतःक्रिया का मतलब संबंध बनाना। जैसे यहाँ पर समझाया था ना मैंने। यानी इसके बाद में जो स्व होता है, खुद होता है, यानी स्वयं किसी से संबंध बनाने का प्रयास करता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। यानी आत्मा संबंध बनाने में आतुर होती है। इसके बाद में वो संबंध बनाएगी, इसके बाद में उस स्वयं का विकास होगा, यानी खुद का और भी विकास होगा, क्योंकि दूसरे संबंध बनाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन सीख जाते हैं। तो स्वयं का विकास हो रहा है, स्वयं का विकास हो रहा है, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटिव है। पहले स्वयं आया, फिर स्वयं संबंध बनाता है, फिर स्वयं का विकास होता है। फिर प्रतीकात्मक अभिप्राय क्या है, ये अपन सबको पता है कि
एक जो मनुष्य होता है वो समाज में रहता है और वो अपने प्रतीकों के माध्यम से संबंध बनाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।